हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स हमें मिल पा रहे थे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का पेपर कब आ रहा है। लीजिए, आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म और हम आपके साथ उपस्थित हैं लेकर के दिसंबर 2023 यूजीसी नेट का पेपर जो बीते दिनों हुआ है। अब आज की वीडियो में ये पेपर तो हल होगा ही होगा। जितने सवाल स्मृति के आधार पर हमारे पास पहुँचे हैं उनको हम लेंगे और शायद संभवतः अभी तक इतने सवाल आपको कहीं किसी वीडियो में नहीं मिले होंगे जितने हम आपको देने वाले हैं। अब एक बात महत्वपूर्ण ये रहेगी कि पहली बार जो साथी पेपर देने गए थे उनके लिए हम बता दें कि आज के समय पेपर का तौर तरीका क्या रहता है, सवाल कौन से थे और सवाल के आधार पर अगर हम मेरिट की गणना करें तो इस बार के पेपर में मेरिट कितनी जा सकती है, इसके आधार पर भी हम बात करेंगे आज। तो कैसे सवाल किए गए थे उससे पहले हम आपको ये बात बता दें कि पेपर जब आपने देखा हुआ दिसंबर 2023 का अभी, तो थोड़ा सा एक घुमाव था, बदलाव था। बहुत सारे साथियों को लगा हुआ कि दूर से देखा तो पत्थर नज़र आया, पास जाके देखा तो पत्थर ही था। तो लोगों को लगा हुआ कि सवाल बहुत आसान है। सवाल में घुमाव था, सवाल आसान थे लेकिन जलेबी की तरह घूमे हुए थे। ये बात यकीन मानिए आप, ऐसा ही था। जैसे सबसे मोटी बात, बहुत सारे सदस्य सीधे सीधे उत्तर हल करके आगे वन लाइनर क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल हम आपको दिखाएंगे भी। कई सवाल ऐसे थे जिनमें जन्म वर्ष पूछे गए थे, तो वहाँ संवत और सन दोनों थे, यानी कि संवत और ईस्वी। सीधा सीधा लोग ईस्वी को आधार बना करके लोगों ने कर दिया, जबकि संवत वहाँ पर दिया हुआ था। तो उसमें से 57 आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका संवत और ईस्वी का कालक्रम बनता है। 57 ईयर्स जो होते हैं संवत में से आप घटाते हैं तब ईस्वी बनती है। तो 57 ईयर का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट था जो बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे साथी जो है रचना को अंदर से इतना पढ़ लेते हैं कि ऊपरी तौर के ऊपर जो होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको छोड़ देते हैं। सवालों की बेसिक बातें जो हैं, जो आधारभूत नियामक होते हैं हमारी रचनाओं के, वो हम दरकिनार कर देते हैं। जैसे किसी भी रचना की भूमिका को पढ़ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर, हम सवालों पर आते हैं। सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या पूछा गया था? पहला नहीं, मतलब एक सवाल ये था कि निबंधकार दिए गए थे आपके पास और निबंधकारों को जन्म वर्ष के अनुसार लगाना था क्रम से। एक ये सवाल यहाँ पर इस बार के पेपर में पूछा गया था। ऑप्शंस आपके पास थे सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय। ये इस क्रम में आएंगे। तो पहले सरदार पूर्ण सिंह आएंगे, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी का है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय आता है और फिर विवेकी राय और लास्ट में कुबेरनाथ राय। तो इस क्रम में वो लगेगा। तो ये ऑप्शंस आपके पास दिए गए थे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेक राय, कुबेर राय। ठीक है, तो इनको अगर हम क्रम से देखेंगे तो पहले सरदार पूर्ण सिंह आएंगे, लास्ट में कुबेरनाथ राय आएंगे। तो ये वाला सवाल एक पूछा गया था। अधिकांश लोगों ने इस सवाल को लास्ट के जो दो ऑप्शन हैं इनमें गड़बड़ किया है। किसी ने कुबेर राय पहले किया है, विवेकी राय को बाद में कर दिया गया है। तो वहाँ ये ऑप्शन में थोड़ा सा भटकाव रहा। एक सवाल और किया गया था, चलिए उसके ऊपर निगाह डालते हैं। कि पूछा गया था कि मुनेश्वर और नगर किस पंथ के धर्मगुरु थे। ठीक है, तो ये शिवनारायण पंथ, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, सबका सही हो जाना चाहिए था कि शिवनारायण पंथ के वो थे। ठीक है, शिवनारायण पंथ से उनका नाता था, ये याद रखना है। एक अगला सवाल जो पूछा गया था, ये तो किसको याद नहीं है, हर किसी को याद करवाया गया था, KNBD, ये सबको पता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसका क्रम पूछा गया था कि क्रम कैसे बनेगा। तो ये आपको पता है, ये 1969 की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1970 की है, नींद का निर्माण फिर, बसेरे से दूर थी 1978 की और 10 द्वार से सोपान तक ये 1985 की रचना थी। एक सवाल ये पूछा गया था। तो सवाल आसान था, वन लाइनर था। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। और क्या था? पिछला पेपर जब हम हल कर रहे थे तो उसमें ठीक एक दिन पहले हमने वीडियो जो अपलोड किया था, आप उसमें देखेंगे, दिनकर का एक सवाल था। तो हमने उसमें दिनकर के काव्य संग्रह बताए थे और यही वाले एसजीटी जो यहाँ पर पूछे गए हैं, इसको एक दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि आप देख करके जाइएगा, जरूर पूछा जा सकता है। तो पूछी गई थी रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और दिल्ली। ये वाली रचनाएं आपसे पूछी गई थी इस दफ़ा पेपर में और इनका क्रम आपको लगाना था। तो ईस्वी आपको पता ही थी इनकी। रेणुका जो आई थी 1935 में आई थी। हुंकार 1939 की रचना है।
कुरुक्षेत्र जो कि एक प्रबंध काव्य भी है, आपको पता है, ये 1946 की रचना थी। रश्मिरथी 1952 की और दिल्ली 94 की। ये वाला सवाल जो है आपको करना था। काव्य संग्रह जो है दिनकर के पूछे गए थे। तो एक सवाल ये था, 4 सवाल हो गए। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक सवाल ये पूछा गया था, रचनाएं दी गई थी और ये हमारे जो लेखक हैं इनकी किताब के साथ उसका मैच करना था। फॉलोइंग जैसे होता है ना, मैच करना है, तो सूची 1 सूची 2 का जो मिलान करना था वो इस तरीके से पूछा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो किताब लिखी गई थी वहाँ सुकवि कीर्तन वाली जो किताब थी वो वहाँ लिखी गई थी। डॉक्टर नगेंद्र का नाम था। नगेंद्र की किताब थी विचार और अनुभूति। जानते हैं, अब देखिए चीज़ें सरल लग रही हैं, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आपको लग रहा है हाँ इसकी किताब यही थी। किताब यही थी, ऊपर नीचे रखी हुई थी। जैसे ऐसे आप सूची बना देते हैं, रख देते हैं, एक इधर है और एक इधर है, तब नगेंद्र के साथ विचार और अनुभूति का मैच आपको करवाना है। तो वहाँ आपको परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं तो संभवतः हम ऐसा मानते हैं कि एक अलग सा दबाव रहता है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की किताब रखी गई थी, नए साहित्य नए प्रश्न, ये किताब उसमें थी। नए साहित्य नए प्रश्न के अलावा शिवदान सिंह चौहान की एक किताब वहाँ थी, शिवदान सिंह चौहान की। ये चारों विकल्प आपके पास यही थे। हिंदी साहित्य 80 वर्ष, तो ये शिवदान सिंह चौहान की किताब। तो ये 4 किताबें थी, इन चारों के साथ मैच करना था। एक सवाल ये बना हुआ था इस बार का। ठीक है, बाकी आंसर की जब आएगी या आपका जो पेपर आएगा, पेपर जब आपके पास आएगा तब आप देखिएगा यही 4 किताबें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब एक और सवाल, ये तो हर किसी की जुबान पर था पेपर से आते ही। ये हमने जब पिछला पेपर सोल्व करा था तो रटवा दिया था कि किस तरीके से आपको अंक याद करने हैं, किस तरीके से आपको दृश्य याद करने हैं। याद करिए कि हमने कहा था 11, जैसे पहला अंक है तो 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, 11, उसके बाद घटाते हुए सीक्वेंस लेके आइए, 10 9 आ गया। ठीक है, चौथे अंक की बात थी तो 10 में से इसमें 4 जोड़ के आप करिएगा 14, चौथे अंक में 4 जोड़ दीजिएगा तो 14 दृश्य इसके थे। 4 अंक थे चंद्रगुप्त के और दृश्य उसमें पूछा गया था तो 14 दृश्य थे। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। पंक्ति दी गई थी और पंक्ति पूछी गई थी, ये किसकी है आपको बता दें। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, ये वाली पंक्ति थी। याद करिए, जिन साथियों ने पेपर दिया है उनको याद आ गया होगा कि ये वाली पंक्ति थी। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। ये वाली पंक्ति आपको बतानी थी किसकी है। भक्ति काल से सवाल था तो ये वाली नंददास की पंक्ति है, भ्रमर गीत से, जो आप भंवर गीत भी बोलते हैं ना, जिसको भंवर गीत, वो वाली भ्रमर गीत जो है उससे वाली पंक्ति थी नंददास की। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। ये वाली पंक्ति यहाँ पर पूछी गई थी। सवाल 7 हो गए। यहाँ तक भी आसान था, लेकिन सवाल पूछा इस तरीके से गया था घुमा करके। जैसे ये वाला सवाल था कि स्वयंभू और सरहप्पा, इन कवियों का वहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करवाया गया आपसे कि राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू को बड़ा कवि माना है या पहला कवि माना है, इस तरीके से वहाँ सवाल था। तो हम आपको बता दें, हिंदी काव्य धारा जो उनकी किताब थी 1945, उसमें एक किताब आती है। तो राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू को बड़ा कवि माना है, स्वयंभू को बड़ा कवि माना, और पहला कवि जो माना है वो सरहप्पा को माना है, इसमें संदेह नहीं है। तो वहाँ कथन जब पूछा गया था कि पहला गलत दूसरा सही, इस तरीके से कथन था कि ये स्वयंभू को पहला कवि माना है या राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू को बड़ा कवि माना है, तो वहाँ उलझन थी ही नहीं, क्योंकि स्वयंभू को पहला कवि मानने वाले रामकुमार वर्मा थे। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना, जबकि पहला कवि सरहप्पा को माना था राहुल सांकृत्यायन ने। और इन्हीं का मत सर्वविदित हो गया था सबके लिए, सर्वसम्मति से यही मत माना जाता है कि पहले कवि सरहप्पा हैं, और वो राहुल सांकृत्यायन ने ही दिया था। हिंदी काव्य धारा किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात आती है अगले सवाल की। अगले सवाल में एक कहानी है ज्ञानरंजन की पिता कहानी, जो 1965 में आती है। ये हमारे पाठ्यक्रम की कहानी, इससे एक सवाल आया था। कहानियों का सवाल पिता कहानी से आया है। तो सवाल किया गया था कि पिता कहानी में जो पिता है वो क्या पढ़ते थे, वो गीता रामायण पढ़ते थे। याद करिए, उसमें साफ लिखा हुआ है गीता और रामायण पढ़ते थे। कितने साल से पढ़ते थे? 35 ईयर्स से वो पढ़ रहे थे।
35 वर्षों से गीता और रामायण पढ़ते थे। जाते जाते आपको एक बात और बता दें, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की बात है, हर जगह ये गलत दी गई है। पिता कहानी किस काव्य संग्रह में है, तो सॉरी किस कहानी संग्रह में है, तो पिता कहानी को बहुत सारे लोग मानते हैं पिता खुद एक कहानी संग्रह है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहानी संग्रह है ज्ञानरंजन का फैंस के इधर उधर, ठीक है। तो फैंस के इधर उधर जो कहानी संग्रह है उसमें पिता कहानी संकलित है। आप इस कहानी संग्रह को देखिए, उसमें ये कहानी है पिता फैंस के इधर उधर में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक नई जानकारी है। हर बार कहा जाता है, एक सवाल तो रिपीट होता ही होता है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं सतपुड़ा के जंगल से, और इस बार भी सतपुड़ा के जंगल से जैसा कहा गया था वैसा ही सवाल मिला, क्योंकि एक दिन पहले कह के भेजा था कि उसमें जीव जंतु कौन से हैं, जाति कौन सी है, उसको आप नोट करके जाइएगा। आज जिसने वो चीज़ नोट कर ली होगी उनका ये सवाल तो फ्री का था, कौन सी जाति के लोग हैं, गोंड जाति बताई गई थी, ठीक है। तो सतपुड़ा के जंगल में किस जाति का जिक्र था, गोंड जाति का जिक्र था, ये वहां पर पूछा गया था, ठीक है। सुदामा पांडे धूमिल का सवाल था, पूछी गई थी रचनाएं, क्रम लगाना था उनका। मोचीराम नक्सलबाड़ी अकाल दर्शन, मोचीराम नक्सलबाड़ी अकाल दर्शन, ये वाला जो काव्य संग्रह थे उनको बताना था। संसद से सड़क तक आपको बता दें 1972 में इनकी एक रचना आती है, उसमें 25 कविताएं संकलित हैं, ठीक है। तो ये वाली जो धूमिल की रचनाएं हैं, मोचीराम नक्सलबाड़ी अकाल दर्शन और संसद से सड़क तक, ये धूमिल की रचनाएं हैं जो वहाँ पाठ्यक्रम में पूछी गई थी। इनको क्रम से आपको लगाना था, तो आसान सवाल था, इसमें कोई शायद कठिनाई नहीं होनी चाहिए, सबको पता है। मोचीराम नक्सलबाड़ी अकाल दर्शन ये इनकी कविताएं हैं, धूमिल की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक ये इनकी रचनाएं हैं, तो ये रचनाएं धूमिल की रचनाएं पूछी गई थी। एक और सवाल आपको बताते हैं। सवाल था कि शोरसैनी की कौन सी इनमें बोली नहीं है या भाषा नहीं है। तो शोरसैनी का जिक्र जब आप करते हैं तो उसमें पूर्वी हिंदी वाला पोर्शन नहीं है, उसमें अर्धमागधी आ जाती है। तो गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी ये शोरसैनी के अंतर्गत थी, जबकि पूर्वी हिंदी जिसमें अर्धमागधी आती है वो नहीं है। तो पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी आ जाती है, ठीक है, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं, याद करिए। तो शोरसैनी की कौन सी नहीं है, पूर्वी हिंदी नहीं है, ये तीनों शोरसैनी की है, ठीक है। तो ये एक और सवाल था। तो भाषा खंड से जो सवाल था आना निर्धारित था, एक भाषा का सवाल यहाँ से आता ही आता है। अक्सर सवाल आता था कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है, वो पूछा जाता था। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है, जयपुरी हिंदी की कौन सी है, और जयपुरी वाला तो शायद इस बार भी पूछा गया है। सवाल आगे जब जैसे आएगा हम जिक्र करेंगे उसका। चलिए, एक कथन था स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त से 4 कथन दे रखे थे शायद, है ना, 4 कथन दे रखे थे और बताने थे किस किस के कथन है, स्कंदगुप्त से थे। तो एक कथन था उसमें, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए युद्ध तो करना ही पड़ता है। ये वाला कथन कुमारगुप्त का था, मैच करना था ना, कौन सा कथन किसके साथ मैच कर रहा है। युद्ध तो करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, कुमारगुप्त का कथन था, ठीक है। एक कथन दिया गया था कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ये जब शुरू होता है, पहला अंक, पहला दृश्य है जिसमें पर्णदत्त स्कंदगुप्त से बातें करता है, तब वहां पर ये पर्णदत्त का कथन था कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। तो ये पर्णदत्त का कथन था। जिसने भी स्कंदगुप्त नाटक को गौर से पढ़ा है, गंभीरता से पढ़ा है, वो निश्चित तौर पर ये सवाल हल कर लेगा। एक स्कंदगुप्त का कथन था कि हृदय की बातों को राजनीति की भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। ये वही चक्रपालित आता है। चक्रपालित जब बात बताता है, उसको संवाद करता है, तो चक्रपालित जिस तरीके से बोलता है, पिता प्रणदत्त उसको बोलते कि चक्र आपको सावधान रहना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तब स्कंदगुप्त चक्रपालित की तरफ से बोलता है कि हृदय की बातों को राजनीति की भाषा में चक्रपालित नहीं जानता है बोलना। तो वो वाला कथन जो है ये स्कंदगुप्त का था। किसका था? स्कंदगुप्त का था। तो ये वाला कथन स्कंदगुप्त के हिस्से में चला गया। और एक कथन था धातुसेन का, राक्षस यदि कोई था तो विभीषण और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। ये दूसरा अंक जब आता, जब वो बैठे थे वहाँ पर, तो बैठे थे वहाँ पर धातुसेन जब राजा से बात कर रहा था, तो वहाँ पर शुरुआत में थोड़ा सा मजाक होता है उनका आपस में, एक दूसरे पर व्यंग भी होते हैं। तो वहाँ ये कथन धातुसेन बोलता है, राक्षस यदि कोई था तो विभीषण और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। ये वाला जो कथन है ये धातुसेन का कथन था। तो स्कंदगुप्त पहला अंक भी जिसने अच्छे से पढ़ा था तो सवाल उसका बन गया था यहाँ से।
सवाल में गंभीरता है, लेकिन एक पहले क्या था, सबसे बड़ी बात इस बार के पेपर की आपको बता दूं, इस बार के पेपर की सबसे बड़ी बात थी कि लोगों को लगा सवाल 100 हैं, जबकि वास्तविकता के आधार पर अगर मैं बताऊं तो सवालों की संख्या 400 के आसपास थी। 300 से 400 सवाल बने हैं, जो पहले जब 2001, 2, 10, 12 में जब पेपर हुआ करते थे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन होते थे, स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष कितना है, ये लेवल हुआ करता था। तो अब 300 सवाल आपको करने पड़ रहे हैं, 300 से 400 सवाल, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी आपके पास यही चीज़ें थी, 2-2, 3-3 कथन आपको मैच करने हैं, हर सवाल में 3-3 सवाल हैं, 3 सवाल हर सवाल में बन रहे हैं। तो 150 में से अगर आप बात करें सीधे सीधे 450 क्वेश्चन तो आपके सीधे बन रहे हैं। 1-2 सवाल ऐसा जिसमें 4 भी हैं, तो 300 प्लस सवाल आप करके गए हैं। इसलिए इस पेपर का जो लेंथ आपको लगा पेपर लेंथी था, वो सच में लेंथी हो जाता है जब आप इतने सवाल करते हैं। तो काव्य शास्त्र से एक सवाल था, शक्ति कवित्व का बीज है, ये मम्मट की जो डेफिनेशन थी मम्मट की थी, याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने इसको वामन किया होगा, वामन नहीं है, मम्मट इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? मम्मट। शक्ति कवित्व का बीज है, ये मम्मट ने बात कही थी, तो इसका मम्मट आपको करना है। क्या है? मम्मट। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, एक किताबें दी गई थी, ये शुरुआत की जो हमारी इतिहास की किताबें हैं दी गई थी, इनको बताना था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 88 की रचना है। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 की थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये 1938 की रचना थी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त की 1965 में। तो ये रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, गारसा दत्तासी, जॉर्ज गिरेसन, इन सब की किताबें आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास है, बच्चन सिंह की दूसरा इतिहास है, इन किताबों के नाम आपको पता होना चाहिए। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की है, किस किताब का कौन सा नाम है, अगर आप ये जानते हैं आज के दिन, तो वहाँ से एक सवाल बन ही जाता, कभी ना कभी एक सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाता, और इस बार मिला है। ये 4 किताबें इस बार दी गई थी, इनको बताना था कौन सी कब आई थी, ये कैसी थी, ठीक है। तो ये वाली किताबें, इनको हमने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक और सवाल ये था कि अंजो दीदी नाटक का जो मंचन हुआ था किसके निर्देशन में हुआ था। सवाल पूछा था किसके निर्देशन में अंजो दीदी नाटक जो है खेला गया था। तो अंजो दीदी नाटक इलाहाबाद में खेला गया था, आपको पता है। और इलाहाबाद में जब इसका मंचन हुआ था, आप देखेंगे शुरुआत में ही अंजो दीदी नाटक की जब आप भूमिका देखते हैं, पहला ही पेज देखते हैं, वहाँ साफ लिखा गया है उसका मंचन राज जोशी के निर्देशन में हुआ था 22 जनवरी 1956 में। 1956 में इसका मंचन राज जोशी, राजेश जोशी नहीं था, याद रखिएगा। इस बार ऑप्शन में क्या था? राजेश जोशी। तो ये थोड़ा थोड़ा जो बदलाव है ना, वो बहुत बड़ा बदलाव है, लोगों ने यहाँ पर गलतियाँ की होंगी। तो राज जोशी है इसका सही उत्तर होगा, राज जोशी, ना कि राजेश जोशी। राज जोशी के निर्देशन में 22 जनवरी 1956 में अंजो दीदी नाटक जो है खेला गया था, इनके निर्देशन में। सवाल ये था। सवाल की एक देखिए लेवल क्या है। अक्सर सवाल आता था अंबेडकरवाद, लोहियावाद, गांधीवाद से। तो इस बार सवाल कैसे बना है कि अंबेडकर की पीएचडी कहाँ से थी। तो अंबेडकर ने 2 पीएचडी की थी, आपको पता होगा। तो अंबेडकर की पीएचडी ऑप्शन में जो था कहाँ से थी? कोलंबिया, एक और यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम था। तो कोलंबिया से पीएचडी थी उनकी। 1917 में इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी की थी कोलंबिया से। कौन सी यूनिवर्सिटी से? कोलंबिया से। बहुत सारे लोग कैम्ब्रिज करके आए हैं, तो कैम्ब्रिज नहीं होगा, कोलंबिया सही उत्तर होगा। तो अंबेडकर की पीएचडी कहाँ से थी? कोलंबिया से थी, ठीक है। इतने सवाल आपको अक्सर वीडियो में यूट्यूब पर मिल गए होंगे, 15-16 मिल गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। हमारा सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, तो यदि आप थक गए हैं तो वीडियो को रोक करके फिर देख लीजिएगा, लेकिन सवालों का सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा। सवाल एक और करते हैं। सवाल था एक और, कुमारपाल प्रतिबोध किस कवि की रचना है? ठीक है, एक जैन कवि थे सोम प्रभु सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन, और इसको भी जिसने गलत किया है तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया होगा, क्योंकि एक सीधा नंबर आपको दिया जा रहा है। आदिकाल से एक सवाल है कि कौन से जैन कवि की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। आपको बता दें कुमारपाल चरित है, कुमारपाल चरियु है, कुमारपाल प्रतिबोध है, ये सारी की रचना है कुमारपाल की उसमें रखी गई थी। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभु सूरी की रचना है, याद रखिएगा उसको, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा गया था। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि रस तरंगिणी किसकी रचना है।
देखिए सवालों का लेवल सिंपल है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो स्मृति के आधार पर याद रहे हैं, तो वो हमारे पास आए हैं। हालांकि कथन कारण वाले सवाल भी हैं कुछ, लेकिन कथन कारण वाले सवाल आपको पता है इतने याद लोगों को नहीं रहते हैं। तो रसतरंगिणी किसकी रचना है? रसतरंगिणी भानुदत्त की रचना थी। ठीक है, रसतरंगिणी किसकी रचना थी? भानुदत्त की। ये भानुदत्त की रचना थी, भानुदत्त इसका सही उत्तर होगा। उर्वशी की महिला पात्र आपसे पूछी गई थी। उर्वशी की महिला पात्र आपसे पूछी गई थी, और आपको बता दें उर्वशी की महिला पात्र कौन कौन सी हैं। देखिए, उर्वशी नायिका है, अप्सरा है, सुकन्या चवन्य ऋषि की सधर्मणी है, अपाला और उर्वशी की सेविका है, नटी है, सूत्रधार की पत्नी है, सहजन्या है, रंभा है, मेनका है, चित्रलेखा है। ये सब अप्सराएं हैं। चित्रलेखा उसमें है, चित्रलेखा भी है, निपुणिका भी है। ये जो निपुणिका जो साया, निपुणिका, यह लोगों ने गड़बड़ किया है। ऑप्शन में था निपुणिका, और निपुणिका जैसे ही नाम सुना लोग बाणभट्ट की आत्मकथा पे पहुंच गए। तो लोगों ने ये सोचा, तो सवालों को गौर से देखना। निपुणिका इसका पात्र थी। आपसे पूछा गया था कि निपुणिका इसमें है, हाँ निपुणिका इसमें है, मदनिका इसमें है, ये ओसनरी की सखियां हैं, निपुणिका उसका नाम था। तो उर्वशी थी, सुकन्या थी, अपाला थी, निपुणिका थी, ओसनरी थी, सहजन्या थी, रंभा थी, मेनका थी, ये सारी की सारी उर्वशी में है। तो यहां सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ा सा ही गियर बदलना था बस। और निपुणिका से आप गच्चा खा गए होंगे। बहुत सारे लोग निपुणिका से गच्चा खा ही जाते हैं। सामान्य तौर पर निपुणिका वहां चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक सवाल था, ये सवाल आपको बताते हैं, 19वां सवाल, कि कौन से ऐसे लेखक थे भारतेंदु मंडल में, या भारतेंदु युग की बात वहाँ पर की गई थी, कौन से लेखक थे जो अपना उर्दू में कॉलम निकालते थे आबे हयात नाम से। उर्दू में लिखते थे, कॉलम लिखते थे, उनका नाम आबे हयात होता था उर्दू कॉलम का नाम। कौन थे वो? तो भारत खंडामृत और आबे हयात, ये जो दो निकालते थे पंडित वंशीधर थे। वहाँ ऑप्शन होगा, याद करिए, पंडित वंशीधर था। जिन्होंने पेपर दिया है वो जानते हैं कि पंडित वंशीधर थे। और पंडित वंशीधर ने जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदरिस थे, वो हिंदी उर्दू का एक पत्र उन्होंने निकाला था, और जिसके कॉलम में उनका नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। हिंदी का नाम क्या था? भारत खंडामृत, और उर्दू का नाम आबे हयात। बहुत सारे लोगों को लगा हुआ है ये चीज़ कहाँ से है, ये चीज़ रामचंद्र शुक्ल से ही है। तो आधार पुस्तक आपकी रामचंद्र शुक्ल ही है, उससे बाहर कहीं जाता ही नहीं है। सीधा सीधा सवाल कथन वहाँ से उठता ही है। भारतेंदु का भी ये कथन उठेगा, अभी आप देखेंगे आगे आएगा। भारतेंदु का भी पहली ही लाइन उठी हुई है। सवाल नंबर 20 की तरफ आते हैं। तो सवाल नंबर 20 जो पूछा गया था कि कामायनी की कथा वस्तु का आधार कौन सा है। सवाल की गहराई देखिए। अक्सर लोग सोचेंगे कि कामायनी के अंदर से सवाल होगा। पूछ लिया कामायनी की कथा वस्तु का आधार क्या है। तो कामायनी की कथा वस्तु का आधार आपको बता दें, ऋग्वेद भी है, छांदोग्योपनिषद भी है, शतपथ ब्राह्मण भी है, और श्रीमद् भागवत गीता भी है। ये चार हैं, याद रखिए, इन चार हैं। इन चार में से एक वहां पर दिया गया था और वो आपको छांटना था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण है, सही है, वो शतपथ ब्राह्मण जिन्होंने चुना सही है। श्रीमद् भागवत गीता है, छांदोग्योपनिषद और ऋग्वेद है। इन चार को आधार बना करके कामायनी लिखी गई है। तो ये चार ग्रंथ हैं कामायनी के आधार। ठीक है, आपको बताते हैं इसमें दर्शन कौन सा था। अरविंद दर्शन का प्रभाव भी मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरविंद दर्शन नहीं है, अरविंद दर्शन भी है, लेकिन सबसे बड़ा दर्शन जो है प्रत्याभिज्ञान दर्शन, वो इनमें मौजूद है। ठीक है, शैव दर्शन वाले थे, याद रखिएगा इस बात को। इसके अलावा प्रत्याभिज्ञान दर्शन ये दिखता है। अरविंद दर्शन का भी प्रभाव कामायनी पर है। ठीक है, याद रखिएगा ये बातें। सवाल थे ये, तो हमने एक पोल भी बनाया था, याद होगा आपको। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं, इसमें कौन कौन से शब्द आए थे? तो वो थे शब्द देखिए कैसे, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ मैं, वो जो राइमिंग बनती है ना उसमें सारे थे। अखंड सुहागिनी भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ, स्मित की चांदनी भी हूँ। और ये पोल बना के हमने डाला था टेलीग्राम पर, ये पोल बना के हमने डाला था कि बीन भी हूँ मैं, रागिनी भी हूँ। तो इससे जो सिमिलर लाइनें कौन कौन सी आई हैं, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ, स्मित की चांदनी भी हूँ। तो ये वाले शब्द जो हैं इसमें आए हैं।
ठीक है, तो सवाल इस तरीके से आजकल पूछे जा रहे हैं। पहले सवाल का लेवल था कि बताइए बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, किसकी कविता है, आप आराम से बता देते थे। थोड़ा लेवल चेंज हुआ, बताइए इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, फिर बता दिया। फिर लेवल चेंज हुआ कि इसका उद्देश्य क्या था, या इसमें कहना क्या चाहते हैं, इसमें भाव क्या था, आपसे वो चीज़ें पूछ ली। लेकिन आजकल आगे इसमें शब्द कौन कौन से आ रहे हैं, तो लेवल जो है बढ़ रहा है, लेवल जो है बदल रहा है। लेकिन संभवतः ये आखिरी पेपर था इस पाठ्यक्रम का। हो सकता है इसके बाद, जैसा कि पूर्व घोषणा हो ही चुकी है कि पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, और निश्चित तौर पर बदलाव होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। एक अलंकार पूछा गया था, घनानंद की पंक्ति थी, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। तो कल पाए जहाँ एक वर्ण दो बार आए, दोनों बार अलग अलग अर्थ हों, तो यमक अलंकार होता है। सीधा ऑप्शन था इसका, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए, इसमें यमक अलंकार होगा। तो सवाल नंबर 22 है, याद रखिए, स्मृति के आधार पर सवाल नंबर 22 है। तो काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अब एक सवाल और बताते हैं। ये सवाल आया था कि प्रेमचंद अपनी पत्रिकाओं को बचाने के लिए मुंबई गए थे फिल्मों में काम करने के लिए। कौन सी पत्रिकाओं को बचाने के लिए गए थे, तो जागरण और हंस, ये दो पत्रिकाएं थी जिनको बचाने के लिए प्रेमचंद मुंबई गए थे फिल्मों में काम करने के लिए। सवाल देखिए कैसा किया गया है। फिर आप कहते हैं कि नया सवाल था। ये सवाल आधारभूत सवाल हैं, जब आप पढ़ते हैं, भूमिकाओं को पढ़ते हैं, तब वो चीज़ें मिलती हैं। तो प्रेमचंद अपनी पत्रिकाओं को बचाने के लिए मुंबई गए फिल्मों में काम करने के लिए। जागरण और हंस पत्रिका को बचाने के लिए गए थे। आपने पढ़ा होगा शिवरानी देवी की कहानी, जो आपने पढ़ा होगा शिवरानी देवी वाला, उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है, आप देखेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक सवाल था कि काका कालेलकर वाला सवाल था ना, तो संयोजक काका कालेलकर किस समिति के थे जिसने सुझाव दिए थे, तो 14 सुझाव उसमें समिति में दिए गए थे। नागरिक सुधार समिति की जो स्थापना थी, वो सवाल किया गया था। आपको बता दें, ये सम्मेलन जो हुआ था इंदौर में हुआ था, 24वां अधिवेशन था, और 24वां अधिवेशन 1935 में ये हुआ था। 1935 में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो ये सम्मेलन हुआ, नागरिक सुधार समिति की स्थापना की गई थी, और उस समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। और काका कालेलकर ने उसमें 14 सुझाव दिए थे, 14 सुझाव दिए थे, याद रखिए। तो यहां से सवाल पूछा है आपसे, सवाल पूछा गया था ये, तो ये आपके सामने पूरा चिट्ठा हमने खोल के रख दिया है कि वो सम्मेलन 24वां अधिवेशन था, इंदौर में था, 1935 में हुआ था। अध्यक्ष महात्मा गांधी थे नागरिक सुधार समिति के, और उसके संयोजक थे काका कालेलकर, और उसमें 14 सुझाव दिए गए थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दे दी है। सवाल आया था कि एक निबंध था ना अपना, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उससे सवाल था कि किस कार्यक्रम में मेहमान गए थे। बाहर जो गए थे ना, एक लड़की आई थी कृष्णा, याद होगा आपको, मेरे राम का मुकुट भीग रहा में, बाहर से उसकी दोस्त आई थी कृष्णा, वो किस कार्यक्रम में गए थे, तो संगीत कार्यक्रम में वो गए थे। ठीक है, संगीत कार्यक्रम में गए थे, याद रखिएगा इसको। तो ये पूछा गया था सवाल नंबर 25। एक सवाल और बताते हैं। सवाल था, याद करिए, कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में बुढ़िया को मिट्टी की आवश्यकता क्यों थी। क्या जरूरत थी बुढ़िया को वहां पर आकर के उसने मिट्टी मांगी, क्या वजह बताई गई थी, कारण क्या था, किस उद्देश्य से बुढ़िया आई थी। तो ये सवाल आपसे किया गया था कि बुढ़िया को मिट्टी की आवश्यकता क्यों थी। तो सीधी सीधी बात थी, चूल्हा बनाने के लिए। उसने कहा था चूल्हा मुझे बनाना है, मेरी पोती जो है भूखी सोती है, वो खाना नहीं खाई है, तो उसको चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। सही ऑप्शन आपका चूल्हा वाला था, कोई और ऑप्शन नहीं था। बचे हुए 3 ऑप्शन नेग्लेक्ट करने, सही उत्तर था चूल्हा बनाने के लिए। ठीक है, सवाल नंबर 27 क्या था, देखिए। कथन था कि 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति मुंशी प्रेमचंद थे। कथन कारण वाला सवाल दे रहे हैं आपको एज इट इज, कि 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसमें सभापति मुंशी प्रेमचंद थे। बिल्कुल सही बात है, यह कथन सत्य है। कारण दिया गया था कि सुमित्रानंद ने अपनी रचना युगांत 1926 में एक युग के अंत होने की घोषणा की। यह भी सही कथन है, यह कथन भी सही कथन है, लेकिन यह इंटरलेटेड तो नहीं है। उसमें कहा था कि कथन एक सही, कथन दो सही, पर कथन एक दो की सही व्याख्या नहीं करता है, या सही व्याख्या करता है, या दोनों गलत है, इस तरीके से था। तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये अलग
पैंतरा पकड़े हुए है, ये अलग दौर का है, यानी कि ये अलग रास्ते का है, ये अलग रास्ते का है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो व्याख्या कैसे कर देंगे ये? तो सही व्याख्या नहीं करता, ये व्याख्या गलत है। कथन ये भी सही है, कथन ये भी सही, तो कथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या गलत है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 28। एक कहानी थी पटरियां कहानी संग्रह से, आपको पता भीष्म सानी की कहानी है, अमृतसर आ गया, तो उसमें कौन से स्टेशन आने पर हिंदू और सिख जो है सहम से जाते हैं? सवाल इतनी गहराई से पूछा गया है कि कौन सा स्टेशन आया था, उस स्टेशन पर हिंदू और सिख सहम गए थे, तो स्टेशन था वजीराबाद। कौन सा स्टेशन था? वजीराबाद। तो वजीराबाद स्टेशन के आने पर हिंदू और सिख दोनों सहम से जाते हैं। तो सवाल नंबर 28। ठीक है, इतने सवाल आपको मिले नहीं होंगे अभी तक कहीं। चलिए सवाल नंबर 29। कभी कभी सोचता हूं इंसान जिंदा रहे किसके लिए रहता है? परिंदे कहानी, इसको तो हमने बोल भी रखा है, आप सुनिए इस कहानी को, प्लेलिस्ट में जाइए और कहानी को सुनिए, कहानी का आनंद लीजिए। कभी कभी सोचता हूं इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर करने को नहीं मिला? ये वाला कथन बहुत सारे लोगों ने मिस वुड का लगा दिया, गलत कर दिया। इसका सही उत्तर है डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी का कथन है कि कभी कभी सोचता हूं इंसान जिंदा किसके लिए रहता है। अब मिस वुड वालों को मैं इतना कहना चाहूंगा, तो मिस वुड ये थोड़े कहेगी कभी कभी सोचता हूं, मिस वुड तो कहेगी कभी कभी सोचती हूं। तो कम से कम लैंग्वेज का तो सहारा ले लेते, जिन्होंने मिस वुड इसको लगाया कम से कम वो लैंग्वेज तो पढ़ लेते। कभी कभी सोचता हूं यानी कि पुरुष होगा वो, और पुरुष कौन था? डॉक्टर मुखर्जी था। तो डॉक्टर मुखर्जी का ये कथन है। ठीक है, ये कथन कहाँ परिंदे कहानी से पूछा गया है। सवाल नंबर 30। मोचीराम और नक्सलबाड़ी कविता किस संग्रह में है? ये जैसे मैंने बताया था, ऊपर भी एक सवाल आया था सुदामा पांडे धूमिल का, मोचीराम और नक्सलबाड़ी किस संग्रह से है? तो संसद से सड़क तक। कौन सा था? संसद से सड़क तक, जिसमें 25 कविताएं थी, हमने बता दिया। क्रम भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया। तो सुदामा पांडे धूमिल की मौज थी, दो सवाल आपसे करने को मिल गए। और कहा भी था कि जो नए लेखक हैं, नए कवि हैं, उनकी रचनाओं के अंदर से सवाल बनेंगे, उनसे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो एक पंक्ति पूछी गई है निबंध से। निबंध से सवाल देखिए, मजदूरी प्रेम जो आपका निबंध है वहां से एक सवाल किया गया था। सवाल नंबर 31। देखिए 1/3 हिस्सा हम स्मृति के आधार पर आपको बता रहे हैं। 100 सवाल आपके हिंदी के थे, जिसमें से 10 सवाल आपके पठित गद्यांश वाले हो गए, तो बचे 90 में से 30 से ज़्यादा तो यहाँ पर हो चुके हैं। तो जिन्होंने इतना कर लिया है, तो सोचिए 30 नंबर वहाँ, 30 नंबर यहाँ, अगर जिनके इतने भी सही हैं तो आप 60 सवाल ठीक करके गए हैं। और 60 सवाल ठीक होने का मतलब जानते हैं, आधी बाजी आपने जीत ली है। चलिए, भोले भाव मिले रघुराई, मजदूरी और प्रेम निबंध में ये पंक्ति किसके लिए है? किसके लिए पंक्ति है? भोले भाव मिले रघुराई, ये वाली पंक्ति किसकी थी? गुरु नानक देव की थी क्या? ठीक है, तो गुरु नानक जी की पंक्ति थी, भोले भाव मिले रघुराई, ये किसान के लिए थी। किसके लिए थी? किसान के लिए। याद रखिए इसको, मजदूरी और प्रेम निबंध में ये पंक्ति आई थी, भोले भाव मिले रघुराई, एक किसान को संबोधित थी। तो ये सवाल 31 हुआ। 32 देखिए, ये शुक्ल जी की परिभाषा, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ सांस्कृतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, ये ऑप्शन दिए गए थे। तो राजनीतिक है, सामाजिक है, सांप्रदायिक और धार्मिक स्थिति के अनुसार होती है, ये उसमें लिखा गया। सांस्कृतिक वाला विकल्प जो है वो सही है। तो सांस्कृतिक नहीं है, उसमें कौन सा नहीं था ऐसे पूछा गया था, कौन सा नहीं है? तो राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक, इसके अनुसार होती है। जनता की जो चित्तवृत्ति है वो बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक स्थिति के अनुसार होती है, तो सांस्कृतिक नहीं है। तो सांस्कृतिक वाला विकल्प एकदम आपका सही होगा। तो सांस्कृतिक आपको चुनना था वहां पर, और बहुत सारे लोगों का यह सवाल गलत हुआ। सवाल दिखने में देखिए बहुत आसान लगा, लोग कहेंगे सर रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा दी गई थी जनता की चित्तवृत्ति वाली, उसको ये नहीं देखा सवाल को कि वो किस तरीके से पूछी गई थी। सवाल में शब्द देखिए, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक, इनमें से एक छांटना बहुत बड़ी बात है, और वो भी परीक्षा हॉल में। तो वहां पर सांस्कृतिक वाला विकल्प चुनना, जिसने भी ये चुना है उसको इनाम मिलेगा, यानी कि नंबर मिलेंगे उसको। ठीक है, सवाल नंबर 33। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मार्मिकता की दृष्टि से 3 कहानियां जो भाव प्रधान थी, जो शुरुआत की कहानियां थी, वो पूछी गई थी। तो इंदुमती थी, 11 वर्ष का समय थी, और दुलाई वाली थी। ठीक है, ये वाला सवाल एक नंबर 33 हुआ कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मार्मिकता की दृष्टि से जो 3 कहानियां पूछी गई थी जो भाव प्रधान थी, उनमें जो नाम आपको बता दें, एक थी इंदुमती,
एक थी 11 वर्ष का समय और एक थी धुलाई वाली। जब आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास देखेंगे तो उसमें ये बात है एज इट इज, खोल करके देखिएगा उसको। ठीक है, सवाल नंबर 34 पे आए। 34 में कालिदास जो कविता नागार्जुन की, उसमें नाम कौन कौन से आए थे, कौन कौन से नाम आए थे, और ये नाम आपको लिखवाए भी गए थे, बताए भी गए थे, समझाए भी गए थे, ग्रंथ भी बताए थे, नाम भी बताए थे। तो कौन कौन से थे? इंदुमती की मृत्यु शोक पर आज रोया या तुम रोए थे, पंक्ति को पढ़ेंगे तो इंदुमती भी है, अज भी है, शिवजी भी है, कामदेवव्रती भी है, कहीं पर भी शकुंतला दुष्यंत का नाम नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना जरूर है, लेकिन उस पंक्ति में, उस कालिदास कविता में दुष्यंत और शकुंतला का जिक्र नहीं है। आप कविता को सुनिएगा, पढ़िएगा, कविता आपके पास जरूर उपलब्ध होगी, तो उसमें शकुंतला दुष्यंत कहीं नहीं है। तो कामदेव भी है, रति भी है, शिवजी भी है, अज भी है, इंदुमती भी है, शकुंतला दुष्यंत नहीं है। ये ऑप्शन आपको छांटना था। सवाल नंबर 35 देखिए। सवाल नंबर 35 जो था, इतना मजेदार सवाल था कि आप बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आया। रिश्ते आपस में बता रखे थे कि हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में कौन रखता है, हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में रखता कौन है, और वहां लिखा गया था कौन? रमजान की मां राजो। ये आपस में इस तरीके से रिश्ते बनाए गए थे, उसकी मां, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी मां, उसकी पत्नी, इस तरीके से। तो रमजान की मां राजो उसको रखती है। और गांव का नाम आपको पता ही है, क्या गांव का नाम था, जरा कमेंट करके बताइए। ये पंक्ति का, चलिए देखते हैं ये सवाल कौन से उपन्यास से हैं, उसका नाम भी लिखिए, और ये गांव कौन सा था वो गांव भी लिखिएगा जहां रमजान की मां राजो रहती थी। ठीक है, मेहता के भाषण का प्रतिवाद कौन करती है? ये सवाल गोदान से। मेहता के भाषण का प्रतिवाद कौन करती है? तो मेहता के भाषण का प्रतिवाद सरोज करती है। आपको बता दूं, मालती की बहन थी सरोज, और मालती की 3 बहन थी, मालती, सरोज और वर्धा। ये तीनों बहन थी, मालती, सरोज और वर्धा, और मेहता के भाषण का प्रतिवाद करती है सरोज। ये सवाल उसमें किया गया है। तो सवाल नंबर 36 याद रखिए, सवाल संख्या देखिए 36, स्मृति के आधार पर। अंधेरे में जो एक कविता थी, उसमें कौन कौन से जो हमारे विद्वान थे उनके नाम आए हैं? तो गांधी का नाम आया, तिलक का नाम आया, टॉल्स्टॉय का नाम आया था। अंधेरे में कविता जो थी उसमें मुक्तिबोध की रचना है ये, उसमें किन किन का जिक्र किया गया था, किन किन के नाम आए थे? तो गांधी का नाम है, तिलक का नाम है, और टॉल्स्टॉय का नाम था। ठीक है, सवाल नंबर 38 देखिए क्या कहता है। एक डायरी वाली जो बात है, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी वसुधा और नया खून पत्रिका में आई थी, बता देते हैं आपको। इसके संपादक जो थे श्रीकांत वर्मा थे। मुक्तिबोध की मृत्यु के बाद इस डायरी का संपादन हुआ था। तो एक साहित्यिक की डायरी जो सवाल था किस पत्रिका में वो आई थी, तो वसुधा और नया खून, इनमें वो आई थी, वसुधा और नया खून में आई थी। संपादक कौन था? श्रीकांत वर्मा थे। यह अतिरिक्त जानकारी आपको दे देते हैं। ये मुक्तिबोध की मृत्यु के बाद इस डायरी का संपादन कब हुआ था? 1964 में इसका संपादन हुआ था। ठीक है, तो सवाल देखिए कि साहित्यिक की डायरी से सवाल था कि वो किस पत्रिका में आई थी, वसुधा और नया खून पत्रिका में आई थी। ठीक है, सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 क्या है कि जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। ये एक कहानी यह भी के बारे में मन्नू भंडारी का कथन था, और मन्नू भंडारी ने जो कहा, साफ ये बात लिखी हुई है, एक प्रमाण के साथ हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। ये सवाल आपसे पूछा गया था, तो थोड़ा जूम करके अगर देखने की कोशिश करें, जूम करके देखें, चलिए सवाल नंबर 40 को हो, जूम करके देखते हैं। आवारा मसीहा से एक पंक्ति पूछी गई है। आवारा मसीहा से जो पंक्ति थी ये थी, जो सवाल आता ना, कई लोगों ने कहा पोंगी का अर्थ क्या है, पोंगा का अर्थ क्या है। तो पोंगी पोंगा तो सबको समझ में आ गए हैं, क्या थी पोंगी पोंगा। वो पंक्ति कहाँ से थी? वो पंक्ति आवारा मसीहा से थी, दिख रहा होगा आपको। और यही वाक्य था एज इट इज,
वह दुखी होकर पोंगी बना फिर रहा है। तो पोंगी का मतलब पूछा गया था। देखिए सवाल कहां से उठा गया। तो पोंगी का मतलब था बौद्ध साधु। पोंगी का मतलब क्या था? बौद्ध साधु। सवाल नंबर 40 है, तब दुखी होकर पोंगी बना घूम रहा है या पोंगी हो गए थे। ये एज इट इज लाइन आपकी यहां पर दी गई थी, तब दुखी होकर पोंगी हो गए थे। तो ये वाली पंक्ति जो थी ये आवारा मसीहा से थी, और आवारा मसीहा में जो पंक्ति थी इसमें पोंगी का अर्थ क्या था? बौद्ध साधु था। इसमें साफ लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग इसको पागल करके आए हैं, मूर्ख होता है पोंगी, क्योंकि पंक्ति समझ में आई नहीं थी किसी को। कोई कह रहा पोंगा था, कोई कह रहा पोंगी थी। डिफरेंट लोगों के आंसर मिल रहे थे। तो सही ये लाइन थी वो। अब याद आ गई होगी सबको, सही वाली बात ये थी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41 पे आए। सवाल नंबर 41 पे एक कबीर की पंक्ति थी। आपको बता दें कबीर की पंक्ति एक पूछी गई थी जिसमें तुरही शब्द का अर्थ पूछा गया था। ठीक है, सवाल नंबर 41 कबीर की पंक्ति, तुरही शब्द का अर्थ उसमें पूछा गया था। कबीर की एग्जैक्ट पंक्ति क्या थी कमेंट करके आप बताइए। वो पंक्ति अभी तक हमारे पास नहीं आई है। कबीर की पंक्ति जरूर थी, इतना पता लगा है, और तुरही शब्द का अर्थ उसमें पूछा गया था। सवाल नंबर 42 क्या था? जो पाश्चात्य विचारक थे ना उनका क्रम पूछा गया था। जो पाश्चात्य विचारक, जैसे उसमें सबसे पहले लॉन्जाइनस हैं, जॉन ड्राइडन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, रिचर्ड्स हैं। तो इन सबका क्रम पूछा गया था कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इलियट साहब तो सबसे बाद में आएंगे, इनमें इलियट बाद में थे। तो लॉन्जाइनस, ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स और इलियट, इनका क्रम आपसे पूछा गया था। तो ये सवाल नंबर 42 हो गया। 43 पर आते हैं। 43 एक और सवाल देखिए, आधा पेपर यहीं पर हल हो रहा है आपका। 90 सवाल में से 43 नंबर आ गया है, आधा पेपर यहीं हो गया है। तो प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित आपसे कथन पूछा गया था, और प्रताप नारायण मिश्र का जो सवाल था, बहुत लोगों का ये सवाल गलत हुआ है, बहुत लोगों ने आके टिप्पणी की, आधे आधे बातें हुई थी। तो प्रताप नारायण मिश्र के जो कथन थे कि इन्होंने प्रदीप, हिंदी प्रदीप का संपादन किया है, नहीं, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका को निकाला था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का था। तो प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित कथन में ये कथन गलत था कि हिंदी प्रदीप का नहीं, ब्राह्मण जो पत्रिका वो इन्होंने निकाली थी, याद रखिएगा इनका। अच्छा, एक दूसरा कथन था ना जो उलझाने वाला, भारत दुर्दशा इनका है क्या? इनका भारत दुर्दशा नाटक था। भारत दुर्दशा इनका था, कली कौतुक रूपक इनका था, गौ संकट इनका था, आंख, नाक, कान, भौं ये भी इन्हीं के थे। ठीक है, इन पर ये निबंध लिखा करते थे। और इनका जन्म जो है वो 1852, सन 1852 नहीं हो, सन 1856 है। तो 52 वहाँ पर दिया गया था, तो वो गलत है। तो 52 नहीं था, 56 था। एक ये चीज़ याद रखनी है। और हिंदी प्रदीप की बजाय ब्राह्मण पत्रिका। तो प्रताप नारायण मिश्र का सवाल ये एग्जैक्ट आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 44 एक और। 44 शिव मूर्ति निबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र का था, प्रकाशन वर्ष उसका 1893 है। वहाँ से सवाल किया गया था, ये वाली पंक्ति की गई थी कि यह संसार का जातीय धर्म है, जो वस्तु हमारे आसपास है। यह संसार का जातीय धर्म है, जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। देखिए, यह संसार का जातीय धर्म है, जो वस्तु हमारे पास है, आसपास है, उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। ये वाली पंक्ति कहाँ से थी? तो आपको बता दें शिव मूर्ति से थी। ये प्रताप नारायण मिश्र का जो निबंध है उसका आपको बता दें प्रकाशन वर्ष 1893, और ये वाली जो है शिव मूर्ति से है। कहाँ से? शिव मूर्ति से। 44 नंबर 45, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है शायद, कोई बात नहीं, आप देखिएगा। सवाल नंबर 45 राही कहानी से सवाल, और राही कहानी से जो सवाल था ये देखिए, यहाँ पर ये हमने पिक्चर आपके लिए रख दी है। राही कहानी से जो सवाल था एज इट इज कि अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर न पहनते, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे। ये वाली पंक्ति कहाँ से थी? ये वाली राही कहानी से थी। कहाँ से थी? राही कहानी से थी। तो अनीता सोच रही है। ठीक है, एक सवाल यहाँ से ये राही कहानी से किया गया है। तो आप राही कहानी को देख करके जाते, पढ़ करके जाते, तो ये आपको पता लग जाता। ठीक है, तो 45 हो गया। 46 कोशिका घटवार से एक सवाल था, और सवाल ये था देखिए, ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज तो जाऊंगा कुछ सौदा लेने। तो ये वाली बात क्या है? कोशिका घटवार में से है। तो कोशिका घटवार से जो सवाल था
ये वाला सवाल था, याद रखिएगा। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग्य क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। तो ये वाली पंक्ति जो है लक्ष्मा वाली बात जो कहानी जो है कोसी का घटवार, उसमें से ये सवाल था। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर 46 क्वेश्चन बताए हैं। तो 46 क्वेश्चन जो है आपके सामने हमने रख दिए हैं 90 में से। तो आधे सवाल, जैसा हमने कहा था 50% सवाल हम आपके पास लेकर के उपस्थित होंगे, तो आधे सवाल ये थे। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं, सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं। बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया, जैसे जैसे पेपर बताया कि पेपर बहुत आसान है, इसकी मेरिट कितनी रहेगी। तो मेरिट को लेकर के हम एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि आज का वीडियो हो गया लंबा। तो अगला जो वीडियो होगा वो मेरिट को लेकर के होगा। तो मेरिट कहाँ तक जाएगी, नेट कितने पे होगा आपका, जेआरएफ कितने पे होगा, ये आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो सही से, क्योंकि आप देखिएगा हवाबाजी में बताना कि 60% पे हो जाएगा, 66% पे हो जाएगा, तो वो केवल हवाबाजी है और कुछ नहीं है। तो आप समझदार हैं, और यहाँ हम मूल्यांकन करेंगे इन सवालों के आधार पर। सवाल हमारे पास आधे सवाल आ गए हैं, और आधे सवाल का मतलब आप समझते हैं कि अगर ये आधे सवाल जिसके सारे के सारे सही हैं तो उसको कितना बड़ा एक बढ़त मिल सकती है, और आधों को तो ये पता लग ही गया होगा कि हमारा क्या होने वाला है। तो 40 सवाल तो हमने अभी हल करके दे दिए हैं आपको। बचे हुए जो 45 सवाल हैं वो आंसर की जल्द से जल्द कुछ दिनों में जब आ जाएगी तो सामने आपके रखे जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसमें जो सवाल इकट्ठा किए हैं मैं तहे दिल से आभारी हूँ हमारी टीम का, जिसमें सबसे बड़ा योगदान अमित सर का है, अमित सिंह, और दूसरे तमन्ना शेख। इनका तहे दिल से आभार। इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके ये तथ्य जुटाए और कहानियाँ के जो तथ्य रखे आपके सामने, या फिर जो सवाल लेकर के संग्रहित करें, तो इसमें हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। तो अमित सर का और तमन्ना शेख मैम का ढेर सारा धन्यवाद, जिन्होंने इतने सवाल हम तक पहुंचाए। ठीक है, तो अब जो है हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कि आपका जेआरएफ कितने पे होगा, नेट कितने पे होगा। याद रखिएगा, पूर्णतः तथ्यों के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग तथ्यों के साथ पढ़ें, जानकारी के साथ पढ़ें, केवल हवाबाजी में ना आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।